नमस्कार, डीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरे सहयोगी समीरात्मज मिश्र जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जैसा कि इस वक्त संसद पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है आज और लगातार जो 2 दिन देखने को मिले, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को, विपक्ष ने एक तरह से मोदी सरकार की या कहें कि पूरे सत्ता पक्ष की बोलती ही बंद करके रख दी है। जिस तरह से विपक्ष मुद्दे उठा रहा है लेकिन सरकार के पास उसके जवाब नहीं है और इसीलिए कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि विपक्ष अपनी जो मांगे हैं उन पर अड़ा रहे, यानी विपक्ष एक तरह से प्रदर्शन करता रहे लेकिन बीच में अंदर से सरकार जिस तरह आपने बिल पास करवाती रहती, वो करवाती रहे, जो पहले दिन देखने को मिला और इस पर सरकार बुरी तरह घिर भी गई है। लेकिन विपक्ष भी विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहा है और उसी का नतीजा है कि अब सरकार एसआईआर, वंदे मातरम, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए मान भी गई है और इसके लिए अब बाकायदा तारीखें भी दे दी गई हैं। लेकिन बहुत मुद्दे हैं जिन पर अभी भी विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है और श्रम कानूनों को लेकर जिस तरह से आज विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है संसद परिसर में, जिस तरह से विपक्ष एकजुट है, और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष की एकजुटता वो कहीं भी ढीली पड़ती दिखाई नहीं दे रही और शायद यही वजह है कि सरकार बैकफुट पर। जी बिल्कुल अंशिता जी, सरकार बैकफुट पर है और बैकफुट पर इसलिए है क्योंकि विपक्ष एक तो एकजुट है, दूसरे बिल्कुल दृढ़ता के साथ कह रहा है कि हम जब तक नई एसआईआर पर चर्चा होती है तब तक हम कोई और किसी मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, मांग करते रहेंगे। तो आप विपक्ष को आप इग्नोर तो बहुत कर रहे हैं। पिछले हम लोगों ने देखा था कि मानसून सत्र में भी एसआईआर को लेकर बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से उस पर बहस चल रही है और जैसे जैसे नए नए खुलासे एसआईआर को लेकर हो रहे हैं और ये खुलासे ये हो रहे हैं कि कैसे चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था वो सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है बीजेपी के लिए। तो ये आरोप बड़े आरोप हैं और इन पर चर्चा होनी चाहिए। इस पर कि दूसरे ये भी बात है कि अब जो वंदे मातरम को लेकर चर्चा कराने की बात हो रही है, अब यहाँ भी ये प्रायोरिटी देखने में आती है। जो आपने को याद होगा, प्रधानमंत्री ने पहले ही दिन जो संसद परिसर में जब शीत सत्र की शुरुआत हो रही है, उन्होंने कहा कि सर ड्रामा नहीं होगा। उनको ये लगता है कि ये सारी चीज़ें, चाहे आप एसआईआर पर चर्चा की बात कर रहे हैं, महंगाई पर बात कर रहे हैं, आज आपने देखा डॉलर जो है 90 पार कर गया, तो इन सारे मुद्दों पर मणिपुर को लेकर चर्चा की मांग होती रही है और ये ऐसे मुद्दे हैं जो आम जनता से जुड़े हैं, देश के हित से जुड़े हैं, बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं। अगर इन पर चर्चा की मांग ये ड्रामेबाजी है या नाटक है तो फिर खुद प्रधानमंत्री घिरे हुए हैं। और आप देखिए प्राथमिकता की जहां तक बात है कि अब आप वंदे मातरम पर उस पर क्या आप चर्चा कराएंगे। अभी पिछले दिनों जब 150 साल पूरे होने पे कार्यक्रम हुए, सारा कुछ हुआ, सारी बातें लोगों को पता चली, उस पर सरकार क्या चर्चा चाहती है। संसद का जो 10 घंटे का टाइम अगर एसआईआर पर रखा है, उस एसआईआर पर जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये पूरे देश की लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसको ध्वस्त कर रहा है। एक तरफ ये बड़ा मुद्दा और दूसरी तरफ 150 साल पुराना वो मुद्दा जिस पर न जाने कितनी बार चर्चाएं हुई हैं और आपने, चलिए आप उसको पूरा वर्जन आप लेना चाहते हैं तो आपने वो भी ले लिया, अब उस पर आप चर्चा क्या करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं कि आपकी प्राथमिकताएं हैं। तो ये उनकी एक जिद रही कि आपके एक मुद्दे पर चर्चा होगी तो एक दूसरे पर हमारी भी चर्चा होगी, पर विपक्ष जो है वो तैयार ही है कि आप करिए उस पर चर्चा। वंदे मातरम को लेकर तो सरकार ही अक्सर घिरी रहती है। सरकार का जो पितृ संगठन है आरएसएस, वो लोग तो वंदे मातरम कभी उनका ना तो गीत रहा ना नारा रहा। वंदे मातरम तो स्वाधीनता संग्राम से जुड़ा हुआ नारा है। तो ये इस पर किसी को चर्चा की किसी को कोई आपत्ति नहीं है और इस पर चर्चा का कोई मकसद बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है, पर ठीक है आप कराइए संसद में चर्चा। बहुत सारी बातें हैं जो आएंगी लोगों के सामने। पर एसआईआर को लेकर जो बैकफुट पर सरकार आई है, तो जिस तरीके से वो लगातार घिरी हुई है उस पर उसको बैकफुट पर आना ही था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो विपक्ष उनको सदन नहीं चलाने देता और ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। ये उसका अधिकार की बात नहीं, ये उसकी जिम्मेदारी है कि अगर सरकार इस तरह से अपनी मनमर्जी चलाने लगे तो फिर विपक्ष उसको रोके आगे बढ़ने से। जी बिल्कुल समीर जी, इस पर और आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो एक मुद्दा और ज्यादा गरमाया हुआ है, जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान दे दिया है और अब उस पर बुरी तरह से घिर गए हैं राजनाथ सिंह, मोदी सरकार, और अब उनसे ये पूछा जा रहा है कि आपने कहाँ पढ़ा है, आप पहले पढ़कर आइए। ये तमाम, मतलब एक तरह से देखा जाए कि संसद के अंदर भी सरकार घिरी हुई है, संसद परिसर में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है उस पर सरकार घिरी हुई है, एसआईआर के मुद्दे पर, चुनाव आयोग के साथ मिली भगत को लेकर जिस तरह हर दिन
नए खुलासे हो रहे हैं। अभी हाल ही में खुलासा हुआ कि 3 जो चुनाव आयुक्त थे उनमें से एक ने आपत्ति जताई थी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कि ये जो है ये वास्तविक जो नागरिक हैं उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। तो ये सारी चीजें, ये तमाम सवाल है, लेकिन इन सब के बीच में एक बार फिर कांग्रेस को घेरने की कोशिश करना, कांग्रेस के पुराने जो दिग्गज नेता हैं उनको घेरने की कोशिश करना, उनके कार्यकाल को के बारे में बात करने की कोशिश करना, मतलब जब मुख्य मुद्दे जो चल रहे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए एक बार फिर बीजेपी ने वही कोशिश की है जो वो हमेशा से करती आई है। तो सबसे पहले हम राजनाथ सिंह का वो बयान सुन लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक जी, बात कहना जी, चाहूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अंशिता, ये घेरने की आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजनाथ सिंह उस तरह से नहीं है। राजनाथ सिंह प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ाया है उन्होंने और फिजिक्स पढ़ाया है उन्होंने, फिजिक्स के प्रोफेसर रहे हैं। राजनाथ सिंह ऐसी बेतुकी बातें करके जिसका कोई जिक्र नहीं, और हम लोग उस विजुअल को भी देखेंगे, इसी पर उनसे सवाल पूछा गया परिसर में तो झेप गए, क्योंकि जवाब ही नहीं है। आप अंधाधुंध तरीके से आपको किसी जो व्हाट्सएप ज्ञान आता है आपने भी वही बहा दिया लोगों के सामने, पर उसको अब झेप रहे हैं। तो ये खुद उनके लिए एक परेशानी का सबब है। आप अपनी जो 74-75 साल की अब आपकी उम्र हो रही है, जो कुछ आप ने विद्वता अर्जित की है, वो लग रहा है कि आप न जाने किसके दबाव में आकर आप उन सारी चीज़ों को भी खो दे रहे हैं। खैर, पहले सुन लेते हैं क्या कहा है उन्होंने, उसके बाद फिर इस पर बात करते हैं। जी बिल्कुल, सुन लेते हैं राजनाथ सिंह को। भाइयों, वल्लभ भाई पटेल उदार व्यक्ति भी थे। वे सच्चे अर्थों में सेकुलर थे, पंथ निरपेक्ष थे। वे तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था, मेरे बहन भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा, जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया तो बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया कि सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का 1 कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया। इसी तरह मेरे बहनों भाइयों, अयोध्या में आज जो भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, सरकार के खजाने से 1 पैसा खर्च नहीं हुआ है। सारा खर्च यदि किसी ने दिया है तो इस देश की जनता ने दिया है। यही पंथ निरपेक्षता, यही सेकुलरिज्म की सच्ची परिभाषा है। तो राजनाथ सिंह को सुना अभी हमने और इस पर हम चर्चा भी कर रहे थे। तो समीर जी, आपके पास ही आना चाहूंगी दोबारा से कि आखिर किस तरह से, मतलब राजनाथ सिंह को लेकर जो आपने भी कहा कि खुद प्रोफेसर रहे हैं, उनसे इस तरह के बयानों की उम्मीद नहीं की जा सकती, तो फिर किस दबाव में वो इस तरह के बयान दे रहे हैं? अब वही सवाल है कि अब दबाव में दे रहे हैं या फिर किस वजह से किसी को खुश करने के लिए दे रहे हैं। पर यह है कि ये सारी चीजें करके आप अपने व्यक्तित्व को कितना नीचे ले जा रहे हैं। सवाल ये है, आप एक बेसिर पैर की बात, इतने आप किसी मंच पर देश के रक्षा मंत्री हैं आप, अब आप कितने आपकी अपनी कैबिनेट में आप उसमें कितनी आपकी उसका महत्व हो, ये अलग बात है, लेकिन आप हैं देश के रक्षा मंत्री, ये तो सबको पता है। पर आप वहां पर इस पद पर रहकर आप ऐसी बातें करेंगे, और ये भी नहीं आपकी आप गलती से आप बोल दें, ये मान लिया जाए कि आपको पता नहीं होगा, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं आप, और मुझे नहीं लगता कि सॉरी बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि, इन सब चीज़ों को आपने कम पढ़ा होगा, उसको भी बेहतर तरीके से पढ़ा होगा। नेहरू जी ने कब वहाँ जाकर आप सरकारी पैसे से वो बाबरी मस्जिद बनवा रहे थे, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप ये बोल देंगे तो लोगों को पता है, कुछ न कुछ तो पढ़े लिखे लोग अभी भी देश में, ऐसा नहीं कि सारे के सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही स्टडी पूरी कर रहे हैं, कुछ हैं जो किताबें भी पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मुझे लग रहा है कि अब क्यों उन्होंने बोल दिया, तो 2 ही चीज़ें हैं, किसी को खुश करने के लिए, चूंकि उसके बाद एक और बात कह रहे हैं कि वो काम किसने करवाया, वो गुजराती माँ का बेटा करवाया। अब इसका मतलब ये भी है कि गुजराती माँ के ही बेटे में ये साहस है कि किसी चीज़ का प्रतिरोध कर दे। बाकी और सारे लोग पूरे देश में जो और राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाकी और जगहों के लोग कायर हैं, इंक्लूडिंग यू, अपने को भी आप बता रहे हैं उसी में, क्योंकि आप में तो कोई, अगर ये मान लिया जाए कि ये प्रतिरोध की ताकत
होती है तो आप तो अपने प्रधानमंत्री से किसी बात का प्रतिरोध नहीं दर्ज करा रहे हैं। ये आप खुद ही बता रहे हैं कि नेहरू के समय में कितनी डेमोक्रेसी कितनी मजबूत थी, आंतरिक लोकतंत्र भी कितना मजबूत था कि नेहरू पटेल गृह मंत्री होते हुए विरोध कर सकते थे, आप तो नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप इसका मतलब बताना चाह रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि राजनाथ सिंह अपने ही व्यक्तित्व को किस तरीके से नीचे गिरा रहे हैं, सवाल ये है, इस पर उनको सोचना चाहिए था। बिल्कुल, ये देखने को भी मिला क्योंकि जब राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया तो जाहिर है इस पर सवाल पूछे गए कि आखिर उन्होंने किस आधार पर इतना बड़ा बयान दे दिया। तो जब वो संसद, हाँ बिल्कुल, ये सवाल किया गया कि आखिर आपने ये पढ़ा कहाँ, कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये आपको जानकारी मिली है, क्योंकि लगातार ये आरोप लगते हैं कि जब से सत्ता में मोदी सरकार आई है, बीजेपी आई है, तब से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर एक अलग ही ज्ञान चल पड़ा है और उसने कई भ्रांतियां, कई गलत अफवाहें फैला दी हैं और इस तरह के आरोप लगते हैं। लेकिन फिलहाल हम राजनाथ सिंह का रिएक्शन देखते हैं जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपने आखिर ये पढ़ा कहां है जो ज्ञान आप अभी देकर आए हैं जनता को, तो उनका क्या रिएक्शन था संसद के बाहर, देखते हैं। आपके बयान पर बड़ा विवाद गिर रहा है, जाहिर कर रहा है ये ऐसा नहीं था, फैक्ट चाहिए, किस आधार पे ये बयान दिया गया। सर वो आपने जो बयान दिया था बाबरी मस्जिद वाला, उस पर विपक्ष कह रहा है, विपक्ष कह रही है कोई आधार नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। तो ये अभी देखा हमने समझिए किस तरह से जब राजनाथ सिंह से सवाल पूछा गया बाकायदा कि आपने जो बाबरी मस्जिद पर अभी जो बयान दिया है, ये जानकारी आपको कहां से मिली, तो इस पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो इससे ही साफ होता है कि वो जो ज्ञान वहां देकर आए हैं उन्हें खुद नहीं पता वो क्यों कह गए। हाँ सही बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सवाल जब जब पत्रकारों को मिले, वो चाहे संसद परिसर में मिले, अंदर मिले, हर बार ये पूछना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर कहाँ लिखा है। भाई हो सकता है कि बहुत सारी किताबें हमने ना पढ़ी हो, राजनाथ सिंह जी ने अकेले पढ़ी हो, बत्रा जी की किताब में लिख दिया गया हो कहीं, हालांकि ऐसी किताबों में भी कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि नेहरू ने दे दी थी, नेहरू सरकारी फंड से वहां पर बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे थे। खैर ये अब राजनाथ सिंह जी बताएंगे, लेकिन कई सारी चीजें हैं। ये एक अभी हम सोशल मीडिया पर उनके इस बयान को लेकर बहुत सारे देख रहे थे, रिएक्शंस आ रही हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अब राजनाथ सिंह के अंदर एक किस्म का उनके अंदर भी कॉम्प्लेक्स या फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन इसलिए है कि अब आप देखिए कि पहले वो भी अपने को एक दावेदार समझते थे, कभी रहे नहीं दावेदार प्रधानमंत्री पद के। दूसरी बात ये कि अब प्रधानमंत्री की दावेदारी उनकी खत्म है। अब मोदी, पहली बात तो मोदी के बाद वो खुद ही राजनाथ सिंह भी ये कहते हैं, दूसरे नेता भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर वैकेंसी की बात या उनके उत्तराधिकारी की बात होती भी है तो उसमें योगी आदित्यनाथ आ जाते हैं, उसमें अमित शाह आ जाते हैं, उसमें फडणवीस तक आ जाते हैं, लेकिन उसमें राजनाथ सिंह नहीं आते हैं। ये भी बात होगी। दूसरी बात ये भी है, आने वाले दिनों में 75 साल के भी होने वाले हैं, यानी अब उनका रास्ता भी किधर जा रहा है। भाई सब व्यक्ति मोदी नहीं होते हैं, मोदी जी तो अपवाद हैं कि न केवल अपनी पार्टी में बल्कि देश के लिए भी अपवाद हैं और दुनिया के लिए भी अपवाद हैं, जैसा उनकी पार्टी कहती है। तो वो तो 75 के बाद भी प्रधानमंत्री बने हुए, लेकिन इनके लिए रास्ता तैयार हो रहा है मार्गदर्शक मंडल का। उनको ये भी पता होगा, तो सोच रहे होंगे कि कम से कम मार्गदर्शक मंडल में ना जाना पड़े। तो जो कुछ भी है, लेकिन वो जिसको भी खुश करने के लिए ये बातें कह रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि आने वाले दिनों में इतिहास, जैसे आप पिछले इतिहास की चर्चाएं कर रहे हैं, बाद वाला इतिहास भी होगा, और वो तो केवल डॉक्यूमेंटेड नहीं होगा, वो डिजिटली डॉक्यूमेंटेड होगा, जिसमें आपके ये बयान आप बोलते हुए सुनाई पड़ेंगे। जैसे प्रधानमंत्री मोदी के पिछले जो बयान होते अभी हम लोग सुनेंगे भी कि वो किस तरीके से जब रुपया गिरता था तो क्या क्या कहते थे। अब आज डॉलर रुपए के मुकाबले 90 पार कर गया है। तो ये सारी चीजें उनको ये पता होना चाहिए कि आने वाले दिनों में आपको कैसे याद किया जाएगा, किस नेता की तरह आप याद किए जाएंगे, उनको ये सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, यानी यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि जो इतिहास बदलने की कोशिश बीजेपी कर रही है, कहीं उसमें ये एक नया इतिहास तो जोड़ने की कोशिश नहीं है बीजेपी की तरफ से, ये आरोप भी लग सकते हैं। ये कोशिश तो अंशिता जी ही है, ये कोशिशें हो रही हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जी को तो कम से कम पता होना चाहिए कि ये कोशिशें बड़ी तात्कालिक हैं। ये आप कर देंगे तो पूरी दुनिया नहीं जान जाएगी यही इतिहास। केवल आप कुछ 4 किताबें 2-4 लोगों को बुलाकर लिखवा दीजिए, उससे नहीं होता है ना। इतिहास लेखन एक बहुत बड़ा टास्क है, ऐसे ही नहीं लिख दिया जाता। सैकड़ों, आप 2-4 चीजें जो लिखी जाती हैं उसके लिए सैकड़ों कागज खंगाले जाते हैं, डॉक्यूमेंट खंगाले जाते हैं, उस समय के एविडेंस खंगाले जाते हैं। यूं ही नहीं लिख दिया जाता है कि आपके मन में जो आया है आप लिख दीजिए, वो इतिहास हो जाता है।
बिल्कुल। अब यहाँ पर राजनाथ सिंह बुरी तरह घिर गए हैं और वो खुद अपने बयान में फंस गए हैं। इसका हमने नमूना भी देखा जब उन्हें संसद के बाहर उनसे सवाल किया गया। अब राजनाथ सिंह के पास उनके बयान पर जवाब नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है कि आखिर उन्होंने किस आधार पर इतना बड़ा ज्ञान दे दिया। लेकिन विपक्ष जरूर हमलावर हो गया है और इसमें समाजवादी पार्टी के जो एमपी हैं रामगोपाल यादव, उनका बयान आया है। उनको सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या सवाल उन्होंने उठाए और कैसे राजनाथ सिंह को घेरा है उन्होंने। सुनते हैं उनको। SIR एक की आवश्यकता कोई थी नहीं। सन 52 से चुनाव चल रहे थे। हर बार चुनाव से पहले मतदाताओं के नाम पढ़ाए जाते थे, मृत मतदाताओं के नाम काटे जाते थे और किसी को कोई दिक्कत नहीं होती थी। जिसका नाम कटता था सूची जोड़ी जाती थी, जिसका नाम संशोधित होता था उसकी सूची जोड़ी जाती थी और जिसका नाम बढ़ता था उसकी सूची जोड़ी जाती थी। एक सतत प्रक्रिया थी और कोई गड़बड़ घोटाला नहीं था। 14 से पहले क्या SIR हुई थी? 14 हुई, प्रधानमंत्री मोदी जी बने। अब उन्हें क्या दिक्कत हो गई थी जो ये सब कराना पड़ा? ये सब तिकड़े में चल रहे हैं सत्ता में बने रहने के लिए। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में भी कहा था कि अगर सामान्य तरीके से वोट के जरिए से कोई सत्ता में आता है तो उसका कोई विरोध नहीं करता है। तो भी SIR का मुद्दा भी जिस तरह गरमाया हुआ है उस पर रामगोपाल यादव बात कर रहे थे। लेकिन यही कहना है कि भाई ये इन सारी चीजों से, इतने गंभीर मुद्दों से, चाहे राजनाथ सिंह का बयान हो या फिर वंदे मातरम, ये मुद्दों से भटकाने की कोशिशें हैं। जी हाँ, बिल्कुल यही यहाँ देखने को मिल रहा है और हम भी इस पर लगातार चर्चा कर ही रहे हैं समीर जी। यही देखने को मिल रहा है कि कैसे मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ही राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये बयान उनके लिए इतना भारी पड़ जाएगा या उल्टा पड़ जाएगा कि उनसे जब सवाल किया जाएगा तो उनके पास ही इसको काउंटर करने के लिए कोई जवाब नहीं होगा, मुंह छिपाना पड़ जाएगा। क्योंकि देखा गया जिस तरह से वो मुंह घुमाकर वहां से निकले, तो ये साफ है कि उन्हें मुंह छिपाना पड़ रहा है। और अब इसी को लेकर कांग्रेस के जो नेता है मणिकम टैगोर, उनका भी बयान आया है। उनको सुनते हैं कि किस तरह उन्होंने राजनाथ सिंह पर ही सवाल उठा दिए और पूरी बीजेपी पर, मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। It's a complete lie by Rajnath Singh ji. We all know that Pandit Nehru and Sardar Patel had a cordial relationship, and Pandit Nehru's logic was very simple. Public money should not be spent on any kind of mosque, temple, churches or gurudwaras. It should be people's contribution. People should contribute and build their beliefs. This thing, not government money should be there. Rajnath Singh ji is stooping to this level. He is spreading a lie. I condemn this kind of lies from Rajnath Singh ji. तो अभी सुन रहे थे मणिकम टैगोर को। उनका भी यही कहना है कि किस तरह से राजनाथ सिंह ने ये जो बयान दिया और इस बयान का कोई आधार नहीं है और सिर्फ और सिर्फ मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। और खुद राजनाथ सिंह को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ किसी के दबाव में या किसी को खुश करने के लिए जो बयान दिया है वो बहुत गलत बयान दिया है। हाँ बिल्कुल, वो तथ्यों से परे, कोई तथ्य तो छोड़ दीजिए, आसपास कोई इसका आधार ही नहीं है। अब उन्होंने बयान दिया, अब उनको भी लग रहा होगा कि हमने क्या बोल दिया। दरअसल है क्या कि ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है ना, वो उस इकोसिस्टम में यही सारी चीज़ें हैं। लेकिन कई बार होता है बहुत से नेता जो कम से कम भाई जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, एकेडमिशियंस हैं, वो लोग इन सारी चीज़ों पे जो कोई भी बोल सकता है उस पर थोड़ा सहम के बोलते हैं या सोच विचार कर बोलते हैं। लेकिन अब ये उनसे गलती हो गई या जानबूझकर बोला गया या फिर उनको ये बोलने के लिए मजबूर किया गया, अब ये तो राजनाथ सिंह ही बता सकते हैं। क्योंकि इस तरह से बेसिर पैर की बात करेंगे राजनाथ सिंह, ऐसा लगता नहीं है आमतौर पर। अच्छा, ये भी बात, अगर इतना दुर्लभ तथ्य उनको पता था कि नेहरू ने बाबरी मस्जिद बनाने के लिए सरकारी फंड से वो पैसा देने वाले थे, तो अब तक बोले होते। राजनाथ सिंह तो मतलब 25-30 साल 40 साल से वो राजनीति में ही है, और भी ज्यादा हो गया होगा। तो सीएम रहे हैं, यूपी के मंत्री रहे हैं और शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन वही बात है कि क्यों उनको ये कहना पड़ा। अब हमको लगता है कि सवाल ये नहीं बड़ा है कि राजनाथ सिंह ने ये कहा क्यों, सवाल ये है कि उनको कहना क्यों पड़ा।
ये बात गुजरात में उनको क्यों कहनी पड़ी है? तो अब ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो उनको बताएं। लेकिन बात सही है कि बहुत सारी चीज़ों से ध्यान भटकाने की ये टैक्टिक्स भी होती है, और वो जिस इकोसिस्टम में रहे हैं, जिस तरह से उनकी अपनी जिस विचारधारा में नर्चरिंग हुई है, वहाँ यही सारी चीज़ें हैं। गलत सही तथ्यों को सही कर, गलत तथ्यों को, बेसिर पैर की चीज़ों को सही बताने की कोशिशें होती रहती हैं। पर यह है कि बहुत जो इस तरह से थोड़े जिम्मेदार किस्म के नेता हैं, आमतौर पर नहीं देखा गया कि करते थे इस तरह से। हालांकि पिछले 10 साल में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने ये बैरियर तोड़ा है, बहुत कुछ लोग कह गए जिससे आप ये उम्मीद नहीं करते हैं। राजनाथ सिंह की ही बात की जाए तो फिजिक्स के प्रोफेसर रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा कि रफाइल लेने गए तो बाकायदा नींबू मिर्च वगैरह सब नीचे रख दिया था उन्होंने, है तो बड़ी उसकी भी खिल्ली उड़ी थी, लेकिन उसको भी उन्होंने बहुत जस्टिफाई किया था कि ये हमारा परंपरा है। हालांकि परंपरा नहीं, अंधविश्वास है। परंपराएं दूसरी चीजें होती हैं, अंधविश्वास दूसरी चीजें होती हैं। जी, तो इस पर अब प्रमोद तिवारी का भी बयान आया है, किस तरह से उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और कैसे उन्होंने राजनाथ सिंह पर सवाल उठाए हैं। इसको भी सुन लेते हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने। जिस तरीके से ये डिबेट हो रही है वंदे मातरम पे, इलेक्टोरल रिफॉर्म, एसआईआर पे बोला कि ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है इलेक्शन कमीशन का, आप कैसे देखते हैं? काफी सारे देश की आजादी की लड़ाई में जब कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी, जो नेतृत्व में कांग्रेस के सभी शामिल थे उसमें जिस तरह, और भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन अंग्रेजों का साथ दे रहा था। हम यहां वंदे मातरम अंग्रेजों के खिलाफ गा रहे थे, इस गीत से प्रेरणा ले रहे थे, देश आंदोलित हो रहा था, और भारतीय जनता पार्टी, उसके मातृ संगठन अंग्रेजों के समर्थन में खड़े हुए थे, उनकी फौज में भर्ती होने के लिए कह रहे थे। आज वंदे मातरम का एक चीज बहुत साफ बता दूं, मुझे आज कष्ट सिर्फ एक बात का है, पीड़ा एक बात की है कि राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं, लगता है असर हो गया है कुछ उनको पार्टी में, या उन्हें मजबूर किया जा रहा है ऐसी बातें बोलने के लिए। सबको मालूम है नेहरू ने उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया, अपना गृह मंत्री बनाया, और दोनों में इतना सामंजस्य था। जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे ना, तब जब आपकी पार्टी भाजपा का मातृ संगठन अंग्रेजों के साथ खड़ा था, तो राजनाथ जी न आपके इतिहास के साथ, न आपके व्यक्तित्व के साथ ये बात नहीं जाती है। हम इतना कहना चाहते हैं कि आज दोनों इस दुनिया में नहीं, कम से कम उनका नाम लेकर झूठ बोलने का पाप मत करिए। तो प्रमोद तिवारी का साफ साफ कहना है कि कम से कम उनका नाम लेकर इस तरह की झूठी अफवाहें ना फैलाएं। मतलब अभी तक हमेशा मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए संसद के अंदर, संसद के बाहर, हर जगह कांग्रेस के कार्यकाल को लाया जाता है और उस पर सवाल उठाए जाते हैं। हमेशा अपनी खामियों को छुपाने के लिए देखा गया है कि मोदी सरकार ने बार बार कांग्रेस के 70 सालों का जिक्र किया है। अभी तक वो चल ही रहा था, लेकिन अब तो ये नया ही एक तरह से जानकारी या कहें कि ज्ञान फैलाने की कोशिश की है। और जैसा कि आपने कहा समीर जी कि अगर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी उनके पास थी तो इतने सालों तक क्यों चुप रहे वो? हाँ, खुद राजनाथ सिंह या क्या ये जानकारी उन्होंने पीएम मोदी से साझा नहीं की थी या अमित शाह से साझा नहीं की थी कि उन्होंने भी किसी मंच से इस बात को नहीं दोहराया? क्योंकि कई बड़े बड़े दावे और कई बड़े बड़े ज्ञान पीएम मोदी भी देते हैं, लेकिन ये बड़ा आपने बहुत सही बात की कि आखिर ये इतनी बड़ी जानकारी इतने सालों तक उन्होंने छुपा कर क्यों रखी, और अब इस समय गुजरात में खड़े होकर उनको ये जानकारी देने की जरूरत क्यों पड़ गई है, ये एक बड़ा सवाल है। और वहीं इस सब को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी हैं, उनका भी बयान आया है, इस पर उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। यानी यहाँ पर भी आप देखिए पूरा विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है। एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधना राजनाथ सिंह को या बीजेपी को भारी पड़ गया और यहाँ पर पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट दिखाई दे रहा है। तो प्रियंका चतुर्वेदी को पहले सुन लेते हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने। मुझे नहीं पता राजनाथ सिंह जी कौन सी इतिहास की किताबें पढ़ते हैं, पर मैं अब ये कहूँगी हम 2025 में हैं। जवाहरलाल नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री, सक्सेसफुल प्रधानमंत्री रहे। देश को उन्होंने दशा और दिशा दिखाई उस समय पर जब ब्रिटिशर्स देश छोड़कर गए थे, गरीबी छाई हुई थी, और आने वाले समय में देश का क्या दिशा होगी उसको ठहराने में काम किया था। अब बार बार उनको गड़े मुर्दे उखाड़ कर कुछ नया इतिहास बनाना ना रक्षा मंत्री को सुहाता, ना देश के प्रधानमंत्री को सुहाता, ना भारतीय जनता पार्टी को सुहाता।
तो अब वहां पे एक राम मंदिर है। वो राम मंदिर हमारी सदियों की लड़ाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद हमने बनाया है। बार बार इन चीजों को उठाकर ध्रुवीकरण करने की कोशिश करना, क्योंकि उनकी निगाह 2027 की उत्तर प्रदेश के चुनाव में है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जो भी उन्होंने इतिहास पढ़ा है और जिसका वो वर्णन कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगी कि कहीं ना कहीं उसको पूर्ण विराम दें। तो प्रियंका चतुर्वेदी को भी हम सुन रहे थे, इनका भी वही कहना है कि मुझे समझ नहीं आ रहा उन्होंने कौन सी किताब पढ़ी है, और बार बार उस परिवार का नाम लेकर आना, गांधी का नाम लेकर आना, जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे, वही बात अभी प्रियंका चतुर्वेदी महत्वपूर्ण बात कह रही हैं कि आप क्या कहां से पढ़ रहे हैं वो अलग इशू है। आज यहां पर हम 2025 में जी रहे हैं। 2025 की अपनी जो समस्याएं हैं आप उन पर बात करिए। 2025 में बहुत सारी चीज़ें, दुनिया कहाँ से कहाँ बदल गई। नेहरू ने जब स्वाधीनता संग्राम लड़ा, उसके बाद आज़ादी हासिल हुई, सब पहले प्रधानमंत्री रहे, लंबा कार्यकाल रहा, बहुत कुछ रहा। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये मूल्यांकन खूब हुआ है, होता रहेगा, लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि आप उस पर 2025 के बाकी मुद्दों को आप हटा दीजिए। आप इसका जिक्र न करिए कि डॉलर के मुकाबले रुपया हमारा जा कहाँ रहा है, आप इसके महंगाई कहाँ पहुंच रही है, एजुकेशन का क्या हाल है, देश के विश्वविद्यालयों का क्या हाल हो चुका है, इस पर आप बात नहीं करेंगे। आप बताएंगे कि नेहरू ने बाबरी मस्जिद को ये किया, उन्होंने मंदिर को ये कर दिया, इन्होंने ये कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही प्रियंका चतुर्वेदी ने। तो ये सारी चीज़ें, पूरा विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, नहीं आप तो 150 साल पहले आप SIR पर चर्चा करेंगे, तो हम किस पर करेंगे, वंदे मातरम पर करेंगे। करिए आप, ठीक है, वंदे मातरम पर, लेकिन वंदे मातरम से किसी का क्या हो जाएगा। आप वंदे मातरम की 4 लाइनें गाइए, वो उसका पूरा विधान है, ठीक है, आपने बदल दिया, चलो पूरा गाया जाएगा, लेकिन आप उसको लेकर अब संसद में भी चर्चा करेंगे, साल भर उस पर कार्यक्रम होते रहेंगे, अलग होंगे, तो संसद में उस पर चर्चा का क्या औचित्य है। पर ठीक है, विपक्ष तैयार है कि आप क्योंकि वो चर्चा भी आप करेंगे, तो उस पर आप स्वतंत्रता संग्राम का अगर नाम आ गया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का नाम आ गया, तो उसमें तो आप गिर ही जाएंगे, अपने को ही आप घेरेंगे। आप कितना बदल देंगे, कितनी चीज़ों को बदल देंगे, ये तो इतिहास में दर्ज है कि RSS का कितना बड़ा योगदान है राष्ट्रीय आंदोलन में, स्वाधीनता आंदोलन में, और आपका कितना, आप तो मान लीजिए बने ही बाद में हैं, लेकिन आपकी पार्टी उसके पहले दूसरे नामों से तो पार्टी थी ही, तो खुद ही घिरेंगे। पर चलिए आप करिए उस पर बहस, लेकिन मुद्दा ये है कि जो मौजूदा समय की समस्याएं और मुद्दे हैं आप उन पर बात करिए। जी बिल्कुल जी। और वैसे भी सवाल लगातार उठ रहे हैं कि जो लगातार देखा जा रहा है, शीतकालीन सत्र या फिर कोई भी सत्र बहुत कम समय का होता जा रहा है। इस बार भी मात्र 15 बैठकें होने वाली हैं 19 तारीख तक में। विपक्ष पहले ही आरोप लगा रहा है कि विपक्ष की आवाज दबाई जाए। राहुल गांधी ने बाकायदा कहा कि विपक्ष के सवालों से बचा जा सके, इसलिए सरकार ऐसा कर रही है। और जब समय की कमी है, ऐसे में आप इस तरह से समय बर्बाद कर रहे हैं, तो जाहिर है कि आप मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। और यही वजह है कि विपक्ष को हर दिन संसद परिसर में इस तरह से प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जैसे कि हमने बात की लेबर लॉ को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, या और भी तमाम मुद्दों को, इससे पहले SIR को लेकर प्रदर्शन चल रहा था। तो ये तमाम फुटेज भी हम देख सकते हैं किस तरह से वहां पर पूरा विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है। और विपक्ष एकजुट है, यही वजह है कि सरकार को अब विपक्ष के आगे झुकने के लिए मजबूर भी होना पड़ रहा है। बार बार देखा जा रहा है कि सरकार बैकफुट पर है, लेकिन इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है समीर जी, वो खबर आ रही है MCD चुनाव को लेकर कि वहां पर बीजेपी को बहुत तगड़ा झटका लगा, और उसके लिए अविनाश जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो इसकी जानकारी देंगे कि क्या नतीजे रहे, कैसे बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, कितनी सीटें थी और इस बार कितनी रह गई हैं, कितने का नुकसान हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है अविनाश जी, क्या कुछ जानकारी? नहीं, MCD में 12 सीटों पर जो चुनाव हुए थे उनके आज नतीजे आ गए हैं। इन 12 सीटों में देखा जाए तो बीजेपी को 7 सीटें मिली हैं, आधी से ज़्यादा सीटें मिली हैं, जबकि 3 सीटें आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई हैं, 1 सीट पर कांग्रेस और एक सीट पर फॉरवर्ड ब्लॉक का उम्मीदवार चुनाव जीता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन सीटों पर ये चुनाव हुए थे, ये वो सीटें हैं जिन सीटों पर जो अभी हाल में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो कई पार्षद चुनाव जीतकर विधायक बन गए थे और उनके इस्तीफे के चलते सीटें खाली हुई थी, जिसमें से 8 तो बीजेपी के जो विधायक थे, जो पार्षद थे, जो विधायक बने, उन्होंने अपनी सीटों से इस्तीफे दिए थे।
इन 12 सीटों पर जो चुनाव हुआ है उनमें 9 सीटें बीजेपी के पास में थी, और अब जब जो रिजल्ट आया है उनमें से बीजेपी के हाथ से उसकी 2 सीटें जो सिटिंग सीटें थी, जहां से उनके विधायक चुनाव जीत कर आए हैं, जो पार्षद थे पहले, वो सीटें बीजेपी हार गई है। जबकि कांग्रेस, जिसके पास एक भी सीट नहीं थी, उसने खाता खोला है और एक सीट पर कांग्रेस बहुत ही कम अंतर से चुनाव हार गई है। तो एमसीडी के जो रिजल्ट आए हैं उसने में एक तरीके से बता दिया है कि विधानसभा चुनाव के बाद से अभी 6 महीने का समय निकला है, जबकि यह कहा जाता है कि बीजेपी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कैसा भी परफॉर्मेंस करती रही हो, लेकिन एमसीडी चुनाव में उसका परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहा है। और लगातार पिछले करीब 20 साल से, यदि बीच का 2 साल का यदि समय हटा दिया जाए, तो बीजेपी का ही कब्जा एमसीडी पर बना हुआ है। लेकिन एमसीडी चुनाव में बीजेपी की हार बता रही है कि लोकल इशू जहां पर भी उठेंगे वहां बीजेपी को हार मिलेगी। और जो अभी सभी 12 सीटों के रिजल्ट आ गए हैं, और जिसमें जो बता ही चुके हैं हम, एक सीट जो फॉरवर्ड ब्लॉक को मिली है, एक सीट कांग्रेस को मिली है, 3 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली हैं और 7 सीटें बीजेपी को मिली हैं। पिछली बार भी बीजेपी के पास 9 थी और आम आदमी पार्टी के पास 3 सीटें थी। तो आम आदमी पार्टी ने तो अपनी सीटें रिटेन की हैं, लेकिन बीजेपी के हाथ से उसकी 2 सीटें निकल गई हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाशी ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। यानी बीजेपी को एक बड़ा झटका लग गया है, कहने को उसकी सीटें अच्छी आई हैं, आधी से ज्यादा आई हैं, लेकिन पिछले बार के मुकाबले में बीजेपी को इस बार झटका लगा। सीटें खोई हैं बीजेपी ने, और कांग्रेस ने और फॉरवर्ड ब्लॉक ने गेन की हैं, और आम आदमी पार्टी की जितनी थी उतनी ही रही हैं। तो ये बहुत, जो कह रहे हैं अविनाश जी ने कहा कि ये किस तरीके से स्थानीय मुद्दों पर जब चुनाव होते हैं तो वहाँ उसको मुंह की खानी पड़ती है। बाई इलेक्शंस थे, अक्सर होता है कि बाई इलेक्शन में जीत में जो रूलिंग पार्टी होती है उसको फायदा मिलता है, लेकिन उसके बावजूद यहां आप अपनी एक सीट कम कर दे रहे हैं। तो एक झटका है यहां पर, चूंकि बहुत दिनों बाद बीजेपी की सरकार बनी है, अभी विधानसभा में भी, दिल्ली में भी, केंद्र में है ही, लेकिन इन सब के बावजूद, और ये भी अभी कि वो लगातार एमसीडी में जो नगर निगम चुनाव है, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, उसके चुनाव में बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में रहा करती थी। उसके मेयर हुआ करते थे, भले ही सरकारें जो है वो आम आदमी पार्टी की या कांग्रेस की रही हो, इसके बावजूद वहां पर अगर इस तरह से सीट गंवानी पड़ रही है बीजेपी को, ये उसके लिए बड़ा झटका है। जी बिल्कुल, और इसी के चलते यहाँ पर देखा जा रहा है कि बीजेपी अब लगातार आरोप वैसे भी लगते ही हैं बीजेपी पर, और अब आरोप और ज्यादा बढ़ गए हैं। और इस आरोप की वजह राजनाथ सिंह का बयान ही नहीं है, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान भी है। क्योंकि एक तरफ राजनाथ सिंह एक ऐसा बयान दे रहे हैं, एक ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जिसमें कोई आधार ही नहीं है। अब उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि आपने कहां पढ़ा, किस किताब में पढ़ा, और अगर पढ़ा तो अब इस बयान को क्यों दिया जा रहा है। ये तमाम सवाल राजनाथ सिंह पर उठ रहे हैं, और इसके बीच में सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने संसद के बाहर खड़े होकर यह कह दिया था कि जो संचार साथी ऐप है वो अब अनइंस्टॉल हो सकती है। यानी विपक्ष ने जब इस मुद्दे को उठाया था, जब विपक्ष ने एकजुट होकर इस पर सवाल उठाए थे, सरकार पर जासूसी के आरोप लगाए थे, तो टेलीकॉम मिनिस्टर को अपने बयान से ये संतुष्टि देनी पड़ी थी कि कहीं ना कहीं ऐसा जो कहा जा रहा है कोई अनिवार्यता नहीं है इस ऐप को लेकर। लेकिन अब जो जानकारी निकल कर आ रही है समीर जी, वो ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी झूठ बोला था। तो पहले हम ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुनते हैं, क्या कुछ कहा था उन्होंने, क्योंकि इससे पहले सरकार ने 1 दिसंबर को केंद्र सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को, और उसमें यह कहा गया था कि भारत में जितने भी मोबाइल बनते हैं उसमें संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करके दिया जाना चाहिए, और 90 दिन का समय इसके लिए दिया गया था। और साथ ही ये कहा गया था कि किसी भी तरह से इस ऐप को ना तो अनइंस्टॉल किया जा सकता है, ना ही इसे डिलीट किया जा सकता है। ये आदेश जारी किया गया था, जिसके बाद विपक्ष ने इस पर हंगामा मचाया, और उस विपक्ष के उस हंगामे के बाद सरकार पर दबाव बढ़ा। तब टेलीकॉम मिनिस्टर हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्या कुछ कहा था उन्होंने, पहले सुनिए। आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पे कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो, अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर, ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात का बतंगड़, एक मिनट, वही तो हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है, और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप, कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो, तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर क्या हो, एक मिनट,
पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, नहीं इस्तेमाल करना है तो रजिस्टर मत करो। जब आप रजिस्टर करोगे तभी तो एक्टिव होगा, रजिस्टर नहीं करोगे तो इनएक्टिव होगा। तो अभी समय जी ज्योतिरादित्य सिंधिया को हम सुन रहे थे, कह रहे हैं कि आपको अगर उस ऐप को इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स फ़ोन में होते हैं जिन्हें इस्तेमाल नहीं करना होता है, वो प्री इंस्टॉल आते हैं तो उन्हें डिलीट कर दिया जाता है। लेकिन इससे ठीक एक दिन पहले सरकार ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया था। अब संसद के बाहर खड़े होकर इस तरह बयान दे देने से क्या ये मुद्दा शांत हो जाएगा या झूठ बोला इन्होंने, तो आखिर क्यों बोला, ये सवाल उठ रहे हैं। जब इनसे पूछा जा रहा है, उस पर किसी ने पूछा हैरान होकर, चूंकि एक दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया है, स्पष्ट रूप से उसमें लिखा हुआ है कि आपको इंस्टॉल करना होगा, किसी भी कीमत में ये डिलीट नहीं होगा, यानी प्री इंस्टॉल करना है। कंपनियों को निर्देश गया है कि वो बाकायदा उसको अपने इंस्टॉल करके ही लोगों को बेचे और उसको कोई हटा भी नहीं सकता है, ये कह रहे हैं। तो जब इनसे पूछा गया तो कैसे उसको टाल रहे हैं? कह रहे हाँ मैंडेटरी नहीं है, बिल्कुल कह रहे हैं कि उसी भ्रम को तोड़ने की तो कोशिश कर रहे हैं। वही तो, अब उसको आप तोड़ने की, लेकिन हुआ क्या है कि आप इसको लेकर जबरदस्त तरीके से विपक्ष आरोप लगे तमाम सोशल मीडिया पर भी कि आप एक एक व्यक्ति की जासूसी करेंगे, उसके जरिए आप पूरी की पूरी लोगों की, किसी की भी आप सारी जानकारी आप हासिल कर लेंगे, उसके मूवमेंट की जानकारी हासिल कर लेंगे। यानी जो संविधान ने आपको एक निजता का एक अधिकार दे रखा है, मौलिक अधिकार, वो आप छीनना चाह रहे हैं लोगों का। एक बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर अभी संसद में अभी और भी हंगामा होना है। आप वो चीज़ क्यों कर रहे हैं? हालांकि एक चीज़ और भी है कि आप ये कंपनियों को जारी कर रहे हैं, बहुत सी कंपनियां, तो हो सकता है छोटी मोटी कंपनियां आपके दबाव में आ जाएं। जो बड़ी कंपनियां हैं, खासकर एप्पल वगैरह हैं, वो मुझे नहीं लगता कि आपकी लोगों की प्राइवेसी को ख़त्म करने का जो ये तरीका है उसको स्वीकार कर लेंगी और आपके कहने से, आपके नोटिफिकेशन से वो इसको इंस्टॉल कर लेंगी। उनका भी दबाव होगा, जिसकी वजह से ये नियम इनको बदलना ही पड़ेगा। ये कह रहे हैं अभी तो नोटिफिकेशन के बियॉन्ड जाकर, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस पर ये बैकफुट पर फिर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो नहीं मानेंगी, खासतौर से एप्पल जैसी कंपनियां हैं, वो नहीं मानेंगी। वो तो, उनका तो पूरा का पूरा जो यूएसपी है वो सिक्योरिटी ही है, आपकी प्राइवेसी ही है, जिसको क्लेम करते हैं कि कोई उसको नहीं डैमेज कर सकता है। तो ये भी एक दबाव होगा और उस पर इनको बैकफुट पर आना होगा। लेकिन ये बड़ा गंभीर मामला है कि आपका विभाग, सरकार नोटिफिकेशन कुछ जारी कर रहा है और विभाग का मंत्री संसद परिसर में झूठ बोल रहा है। ये हैरान करने वाली बात है। बिल्कुल, और कह रहे हैं कि मैं इसी भ्रम को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यहां पर तो लग रहा है कि भ्रम की स्थिति में खुद ही है ज्योतिरादित्य सिंधिया कि वो ये भूल गए हैं कि उन्हीं ने ही, उनके ही मंत्रालय ने, उनकी ही सरकार ने एक दिन पहले ये नोटिफिकेशन जारी किया है। और किसी भी बात पर विश्वास तब किया जाता है जब वो लिखित में होती है। तो यहाँ पर इतना बड़ा बयान उन्होंने दे दिया जिसके चलते वो गिर गए हैं। और जैसा कि आपने कहा कि विपक्ष ने इस मुद्दे को तेजी से उठाया, जासूसी के आरोप लगे, प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर तमाम विपक्षी सांसदों ने, विपक्षी नेताओं ने, इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया। और बड़ी बात यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बाकायदा ट्वीट करके इसको लेकर बहुत बड़ी जानकारी साझा की थी कि किस तरह से ये ऐप निजता का उल्लंघन कर रही है, किस तरह से जासूसी कर सकती है, इसको कितने प्राइवेसी, आपकी प्राइवेसी में दखल दे सकती है। तो वो मैं ट्वीट एक बार पढ़ के बता देती हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये ट्वीट लिखा था जिसमें लिखा, अभी हमने संचार साथी ऐप की परमिशंस देखी, सच में ये डरावनी है। उम्मीद है कि इस पर कुछ बोलने का साहस दिखाएंगे और ये ऐप हमारी कितनी पर्सनल चीजों तक पहुंच मांग रहा है, जरा खुद आप समझें इसे। तो इसमें कैमरा, मतलब फोटो वीडियो तक सीधा एक्सेस, किसी भी वक्त कैमरा यूज हो सकता है। कॉल लॉग्स, आपने किसे कब कितनी देर कॉल किया, सब रिकॉर्ड में होगा। टेलीफोन इंफॉर्मेशन, आपका फोन, IMEI नेटवर्क, पूरी पहचान इनके पास। SMS, आपके OTP, बैंक मैसेज, निजी चैट तक पढ़ सकता है, खुद SMS भी भेज सकता है। स्टोरेज, आपकी फोटो, फाइलें, डॉक्यूमेंट सब देख भी सकता है, डिलीट भी कर सकता है। नेटवर्क एक्सेस, इंटरनेट, नोटिफिकेशंस, बैकग्राउंड में चलना, सब कुछ कंट्रोल। सवाल यह है कि एक भाजपा के सरकारी सेवा ऐप को हमारी इतनी प्राइवेट चीजों की जरूरत क्यों है? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह सवाल उठाया था और बाकायदा पूरी जानकारी किस तरह से दी गई है कि कैसे ये आप
आपके ऐप जिससे ये कहा जा रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कहने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं और नोटिफिकेशन भी जो जारी किया गया उसमें भी यही दावा किया गया है कि ये उल्टा फायदे की चीज है, इससे आपका फोन खोएगा अगर तो उसकी जानकारी आपको मिलेगी। ये आप, लेकिन यहां पर ये लग रहा है कि फोन की पूरी जानकारी सरकार के पास जा रही है और इसी को लेकर जो है पी चिदम्बरम के जो बेटे हैं कार्ति चिदम्बरम, उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये पेगासस प्लस प्लस है और इसके साथ एक बार फिर से पेगासस का मुद्दा तेजी से गर्मा गया है। पुराना मुद्दा जिसपे जासूसी के आरोप लगे थे, वो तो छिपे तौर पर आपने उसको लिया और इस्तेमाल किया, लोगों की जासूसी आपने करवाई, ये तो खुलेआम, और वो तो चुनिंदा लोगों की जासूसी करवाई। इसमें आपका पूरा का एक एक व्यक्ति जो मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा है, स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहा है, वो सब सरकार की निगरानी में होगा, उसकी एक एक एक्टिविटीज उसकी निगरानी में होंगी। तो एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह की चीजों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 21 में जो जीवन और जीने की जो हमें अधिकार मिला हुआ है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये राइट टू प्राइवेसी भी उसका पार्ट है। आपको अपनी निजता को बनाए रखना यह आपका अधिकार है, इसको कोई छीन नहीं सकता है। सरकार ही क्यों ना हो, कोई भी हो, वो आपकी निजता को नहीं छीन सकता है, लेकिन सरकार ये आपकी निजता तक पहुंचना चाहती। हालांकि बहुत सारी चीज़ों के जरिए वो पहुंच ही गई है, लेकिन ये तो पूरी तरह से इसको कहा जा सकता है कि आप जासूसी करने के लिए ही इसको आप ये इसके लिए लोगों को मजबूर कर रहे हैं। यानी पहले पेगासस को लेकर जो आरोप लग रहे थे कि चुपचाप से कॉल लॉग्स पर ध्यान रखा जा रहा है और जासूसी की जा रही है, और उसमें बड़ी बात ये थी कि जो बड़े लोग हैं, जो प्रमुख हस्तियां हैं देश की, उनके नाम निकल कर आए थे। विपक्ष के बड़े नेता या देश के बड़े बिजनेसमैन, पत्रकार, इन लोगों को उस लिस्ट में शामिल किया गया था। बाकायदा विदेशी मीडिया रिपोर्ट पूरी सामने आई थी निकलकर और उसमें यह खुलासा हुआ था। लेकिन यहाँ पर तो अब देश के हर नागरिक की जासूसी की जा रही है समीर जी, इस ऐप के जरिए, जिस तरह का विपक्ष ने आरोप लगाया। जी बिल्कुल, इसीलिए उसका इतना विरोध हो रहा है। और बस वही जो बात हम लोगों ने की कि हैरानी की बात यही है कि मंत्री को या तो उनको पता ही नहीं है कि क्या नोटिफिकेशन में क्या कुछ कहा गया है उनकी बिना निगरानी के, और ऐसा होता भी है। ये कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है कि यहाँ सरकार जो फैसले ले रही होती है उसकी जानकारी उस विभाग के मंत्रियों तक को नहीं होती है। उनके विभाग के सचिवों को जरूर होती होगी, लेकिन मंत्रियों तक को नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर फैसले कैबिनेट के जरूर होते हैं, लेकिन वो फैसले कुछ लोग मिलकर लेते हैं। तो हो सकता है कि ना हो ज्योतिरादित्य सिंधिया को जानकारी, लेकिन अगर आपको इतनी भी जानकारी नहीं है तो आप फिर मंत्री किस बात के हैं। और दूसरी बात यह कि अगर आप जानकारी होने के बावजूद आप गलत बयानी कर रहे हैं तो आप कितने जिम्मेदार मंत्री हैं, कितने जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ये बड़ा सवाल है। आप पहले भी मंत्री रहे हैं, आप जब यूपीए की सरकार थी तब भी आप केंद्रीय मंत्री थे, न जाने कितनी बार आप लगातार सांसद हुए हैं, हारे भी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। केवल यही नहीं, ये तो जो इसको लेकर जो चिंताएं जताई जा रही हैं अपनी जगह है, मंत्री किस तरह से संसद परिसर में अपने ही सरकार के नोटिफिकेशन को गलत बता रहा है, ये हैरानी की बात है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया उसकी चर्चा तो लगातार बनी हुई है। राजनाथ सिंह अपने ही बयान में इस तरह फंसे कि मुंह छुपाकर उनको भागना पड़ा। यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी ही सरकार के नोटिफिकेशन को एक तरह से खारिज करना पड़ा, झूठ बोलना पड़ा। और क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया है। हाँ, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बयान के बाद सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता तो शायद ये माना जाता कि सरकार विपक्ष के दबाव में आकर अपना फैसला पलटने में मजबूर हुई है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक तरह से जनता को पागल बनाने जैसा काम किया गया है। मतलब भ्रम तोड़ नहीं रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उल्टा जनता को भ्रम में डाल रहे हैं। बिल्कुल, और भ्रमित कर रहे हैं, या तो खुद भ्रमित है या फिर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। सरकार कुछ कह रही है, मंत्री कुछ कह रहा है, होता कुछ है। अभी तो ये नोटिफिकेशन दिया है, अब देखते हैं इसका जो कंपनियां हैं कितना इसको फॉलो करती हैं। क्या वो मान जाएंगी कि आप जो ऐप जिसको कह देंगे कि आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, वो इंस्टॉल करके आप ग्राहकों को अपने देंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस तरह से ये सरकार की जो गंभीरता है और सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कि यहाँ लोगों को, मंत्रियों को पता ही नहीं है कि सरकार में हो क्या रहा है।
बिल्कुल, एक तरह से यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि मंत्रियों को पता ही नहीं है कि सरकार में चल क्या रहा है, सरकार क्या काम कर रही है, और उन्हें बताया ही नहीं जा रहा है कि अब बयान देना क्या है। मतलब चाहे रक्षा मंत्री की बात कर लीजिए या टेलीकॉम मंत्री की बात कर लीजिए, या तो जनता को बरगलाने के लिए, जनता को पागल बनाने के लिए बयान दिलवाए जा रहे हैं, या फिर ये खुद से अपनी मर्जी से गलत बयानी कर रहे हैं। लेकिन सरकार घिर रही है, और सरकार जब घिर रही है तो विपक्ष हल्ला बोल कर रहा है, इसलिए घिर रही है, विपक्ष सवाल पूछ रहा है इसलिए गिर रही है, और उन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, विपक्ष के सवालों से ध्यान भटकाने के लिए, विपक्ष के आरोपों से बचने के लिए, उनके सवालों के जवाब से बचने के लिए सरकार इस तरह की चीजें कर रही है। अलग अलग मुद्दे उठाकर घेरने की कोशिश उल्टा कांग्रेस को कर रही है, विपक्ष को कर रही है। लेकिन यहां पर देखा जा रहा है कि हर मुद्दे में खुद ही घिरती जा रही है, और इसी सब को लेकर सरकार जिस तरह से विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं दे रही है, ऐसे में कांग्रेस नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक पत्र लिखा है, और पत्र में एक बार फिर मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ मुद्दे उठाए हैं उन्होंने उस पत्र में, आप बताएं। पत्र क्या, वो एक अखबार में, द हिंदू अखबार में, अंग्रेजी अखबार है, उसमें आर्टिकल लिखा है और बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया है अंशिता जी उन्होंने, पर्यावरण को लेकर कि किस तरीके से जगह जगह पर्यावरण पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पर जो हमारी एक विरासत है उसको नष्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। खनन किस तरह से अवैध और अंधाधुंध खनन हो रहा है, उन जगहों पर जो कंजर्व्ड संरक्षित स्थल हैं वहाँ पर खुदाई हो रही है, खनन हो रहा है, पहाड़ काटे जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर, और उसको यहाँ दिल्ली और एनसीआर में क्या देश के कई इलाकों में जिस तरह से प्रदूषण की मार लोग झेल रहे हैं, यहाँ पिछले लगभग 1 महीने से लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। हमने देखा पार्लियामेंट में लोग मास्क लगा कर जा रहे हैं, और आज तो दीपेंद्र हुड्डा वो बिल्कुल, हम वो विजुअल भी देख सकते हैं कि किस तरह से दीपेंद्र हुड्डा जब संसद पहुंचे तो उन्होंने मास्क लगा रखा था। वो विजुअल हम देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली की जो हालत है वो बहुत खराब है। और पहले दिन 1 दिसंबर को जब पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया तो जो बयान उन्होंने दिया उससे ये पता चलता है कि कितनी ज्यादा एक तरह से लापरवाही है सरकार के अंदर। वो कह रहे हैं मौसम का मजा लीजिए, जबकि इसके साथ ही जो किरण हैं उन्होंने ये बोला कि ये जो हवा चल रही है, जो दिल्ली में जो हालात हैं इस समय, उससे जो खांसी हो रही है, जो लोगों को जुकाम हो रहा है, वो पहली बार ये देखने में पता चल रहा है कि ये सब जो हो रहा है वो प्रदूषण की वजह से, क्योंकि ऐसे हालात पहले कभी नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर खुद ही देखिए बीजेपी के लोग इस प्रदूषण से परेशान हैं। ये विजुअल्स हैं जिसमें लोग गैस मास्क लगाकर आए हुए हैं, दीपेंद्र हुड्डा है और भी कई सांसद हैं। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें दिखावटी हैं, इसकी बड़ी जरूरत है, खासतौर से जिनको अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है, बीमारी है, सांस की बीमारी है, उनके लिए तो ये आवश्यक है कि अगर वो बाहर निकल रहे हैं मास्क लगाएं, नहीं तो उनकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो नहीं भी बीमार है वो भी बीमार हो रहे हैं। तो यही जो सोनिया गांधी ने ये आर्टिकल लिखा हुआ है, बहुत सारे उन्होंने इससे जुड़े हुए कि कैसे हम अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका अंधाधुंध खनन कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, और उसकी वजह से अपने पर्यावरण को हम नष्ट कर रहे हैं। इस पर सरकार से उन्होंने नीति बनाने की और एक्शन लेने की बात कही है, लेकिन एक्शन क्या लिया जाएगा? अंधाधुंध लाखों की संख्या में पेड़ कट जा रहे हैं, और बाद में होता क्या है कि आप उनको कंपेंसेट करने के लिए आप पेड़ लगाते हैं, माने पौधे लगाते हैं, वो पौधे 1 महीने बाद वो कहाँ रहते हैं किसी को नहीं पता रहता। हर बार देखते हैं हम लोग की रिकॉर्ड बनते हैं, इतने पौधे लगे, आप साल भर बाद जाइए तो पता ही नहीं चलता कि वो पौधे हैं कहाँ पे। ये दिखावे की जो चीज़ें हैं, यही उन्होंने ध्यान दिलाया है सरकार को कि ये दिखावे नहीं होने चाहिए, इस पर गंभीरता से काम करना चाहिए, क्योंकि ये आने वाली जनरेशन्स के लिए हम लोग एकदम अपनी प्रकृति को, अपनी चीज़ों को नष्ट करते जा रहे हैं। उन लोगों के लिए ये बहुत एक बड़ा सदमा हम देकर जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और जैसे कि आपने कहा कि पौधे 1 लगाए जाते हैं, आपको याद होगा, लेकिन इवेंट बनाने में बीजेपी कितनी माहिर है ये हर कोई जानता है। 1 पौधा माँ के नाम, सिंदूर का पौधा, ये सारी चीजें पिछले दिनों मतलब लगातार चर्चा में बने रहना, इवेंट बनाना, खबरों में उनको फिर इतना ज्यादा प्रसारित किया जाता है, इस पे पूरा ध्यान रहे। लेकिन वो पौधा लगा कहाँ, कैसे लगा, कितने दिन तक टिका है, उसका वाकई में उसकी उस तरह केयर हुई नहीं हुई, उसके बारे में कोई जानकारी बाद में निकल कर नहीं आती है। और
जैसा कि आपने बताया कि सोनिया गांधी ने अपील की है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए, ना कि ये, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि पीएम मोदी अभी हाल ही में कहकर गए कि मौसम का मजा लीजिए। हाँ, ये तो मतलब इसको क्या कहा जाए कि या तो वो कह रहे हैं कि आपने ऐसी सरकार चुनी है कि आपकी जान ले रही है, मौसम ये जान जो परिस्थितियां पैदा की हैं, तो फिर भी आप मजा लीजिए उसका, जो कुछ भी कह रहे हो, लेकिन ये बड़ी संवेदनहीनता को दिखाता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि अब उनको क्या पता कि मौसम कैसा है, वो तो केवल उतने सेकेंड्स के लिए वहां पर थे, बाइट दिया, अच्छा वो केवल बाइट देते हैं, क्वेश्चन आंसर भी नहीं लेते हैं चूंकि वहां पर जो होता है, तो बाकी समय या तो वो गाड़ी में रहते हैं, या तो फिर वो अपने घर में, ऑफिस में, या फिर उनके लिए जो मंच भी बनते हैं वो भी बाकायदा बहुत वहाँ एयर प्योरीफायर और सारी चीज़ें वो तो उनको दिक्कत नहीं, तो उनको क्या पता होगा कि मौसम इस समय दिल्ली का बहुत ख़राब है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, उनके पास जाने वाले लोग भी शायद ये नहीं बता पाते होंगे, क्योंकि वो ये सुनने में आता है कि अपने खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ, अपनी नीतियों के खिलाफ वो सुनना नहीं पसंद करते हैं। कौन जाकर कहेगा कि आपकी सरकार की वजह से, दिल्ली में बीजेपी की सरकार की वजह से मौसम का हाल ये हो गया है कि लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो सवाल ये भी है कि उनको पता कैसे चले। बिल्कुल, आलोचना नहीं पसंद है मोदी सरकार को, इसीलिए ही तो बार बार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि प्रेस फ्रीडम खत्म हो गई है, देश में लगातार उसका ग्राफ गिर रहा है। और बड़ी बात यह कि इस बार जो रिपोर्ट आई है उसमें तो बाकायदा अडानी और ऑफ इंडिया का नाम आया है कि ये वो लोग हैं जो सरकार के खिलाफ कोई बोलता है तो उनको निशाने पर ले लेते हैं, उन पर मुकदमे करवा दिए जाते हैं, उनकी आलोचना होती है। ये तमाम खबरें सरकार को लेकर उठती रहती हैं, और लेकिन विपक्ष लगातार चर्चा की मांग कर रहा है। और इसी को लेकर मनोज झा का भी बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि हम लगातार चर्चा की मांग कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा नहीं हो रही है। क्या कुछ बोले मनोज झा, सुनिए। नियमित तौर पर संसद को चलने दे, क्योंकि जो ये फैसले होते हैं चुनाव आयोग के फैसले होते हैं, सरकार केवल चर्चा कर सकती है। पिछले सत्र में क्या हुआ था, पूरा सत्र हमने गवा दिया ना। हम क्या मांग रहे थे, चर्चा ही मांग रहे थे। खैर, जब जागे तभी सवेरा। लेकिन हम मंत्रीगण को, प्रधानमंत्री जी को ये कहेंगे कि अगर सिर्फ चुनाव आयोग के भरोसे रहते, हम सबसे पहले तो वहीं गए थे, दस्तावेज को लेकर के उनकी हठधर्मिता थी। फिर सर्वोच्च न्यायालय गए तो सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरवीन करके कुछ रियायतें जो दिलवाई, उससे इंक्लूजन में मदद मिली। हम बार बार ये कह रहे हैं, ये एक्सरसाइज इंक्लूजन का मैकेनिज्म होना चाहिए, डिलीशन और एक्सक्लूजन का मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। एक सर, विपक्ष ने संचार साथी ऐप पर सरकार को कल घेरा था, लेकिन जबकि केंद्रीय मंत्री ने ऐसा बयान दिया है कल शाम को कि ये ऐप स्वैच्छिक है, लेकिन इसी बीच सर गूगल और एप्पल की तरफ से गोपनीयता और सुरक्षा को लेकर आपत्ति जताई गई। नहीं, आप लोग तो थोड़ा सा कम से कम अनुसंधान कर लेते। वो जो नोटिफिकेशन था उनकी मिनिस्ट्री से, क्या वो स्वैच्छिक था? मैंडेटरी प्री इंस्टॉलेशन था फैक्ट्री लेवल पर, तो ये स्वेच्छा रहा नहीं। कितने लोग इस देश में डिजिटली इतने अवेयर हैं कि प्री इंस्टॉल्ड ऐप को वो अनइंस्टॉल कर पाए, उसके लिए वो सक्षम हो। तो ये चीज इसलिए माननीय मंत्री जी को कहनी पड़ी कि उन्होंने इसका प्रतिरोध देखा, और एक साफ टेम्पटेशन हमने सरकार के अंदर देखा कि अपने आप को ऑर्वेलियन स्टेट के नजरिए से वो प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो इस देश को अभी स्वीकार्य नहीं है, कभी स्वीकार्य नहीं होगा। सर, सरकार ने रद्द लोक भवन तो आदित्य, तो अभी हम सुन रहे थे मनोज झा का, और उन्होंने बात की इसी पर कि एसआईआर पर पहले ही बात हो जानी चाहिए थी, और आप करवा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ये देर हो रही है। इसके अलावा जो संचार साथी ऐप जिस पर हमने बातचीत की, उसको लेकर भी उन्होंने बताया कि किस तरह से सरकार की पूरी प्लानिंग है कि सिर्फ आप विपक्षी नेताओं को या सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को ही निशाने पर नहीं लिया जा रहा है, बल्कि आम नागरिक भी अब निशाने पर हैं, उनकी भी जासूसी होगी। ये मुद्दा उठाया उन्होंने। जी बिल्कुल, वही कह रहे हैं कि अब पिछले यानी मानसून सेशन में भी एसआईआर को लेकर, तब तो केवल बिहार में हो रहा था, उसको लेकर ये था कि इसकी पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग को ये अधिकार है ही नहीं, वो संविधान ने उसको अधिकार ही नहीं दिया। आप देखिए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जो बहस चल रही है लगातार, उसमें अभिषेक मनु सिंह भी यही कह रहे हैं कि वो तो कानून, जो संसद की शक्तियां हैं, उसको चुनाव आयोग ले रहा है,
खुद ले रहा है, उसका एक तरीके से अपहरण कर रहा है। ये सारे मुद्दे तो अगर चर्चा पहले ही हो गई होती तो इस तरीके से वो 12 राज्यों में नहीं गया होता, उसकी घोषणा न करता, आगे न बढ़ता इतना ज़्यादा, पहले ही सब दूध का पानी का पानी हो गया होता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अभी भी अगर चर्चा हो रही तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए विपक्ष को कितनी कुर्बानी देनी पड़ रही है, संसद को कितनी कुर्बानी देनी पड़ रही है। पूरा 2 दिन का समय केवल इसी में चला गया। सरकार को ये लग रहा था कि ठीक है, हम विपक्ष के ऊपर आरोप लगाते जाएंगे और वो प्रचारित होता जाएगा कि ये लोग हंगामा कर रहे हैं, इनकी वजह से संसद की कार्यवाही नहीं चल रही। लेकिन अब लोगों को भी पता है ना कि संसद की कार्यवाही क्यों बाधित हो रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि ड्रामेबाजी मत कीजिएगा, ड्रामेबाजी करने के लिए पूरा देश खाली पड़ा है, यहाँ पर काम करने आए हैं, संसद में मुद्दों पर बात होनी चाहिए। इसके अलावा ओम बिरला भी यही सब कहते हुए दिखाई दे रहे थे। जो बात पीएम मोदी ने संसद के बाहर कही वही ओम बिरला ने अपनी कुर्सी पर बैठकर कही। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा था, ये दिखाने की जनता को कोशिश की जा रही थी कि विपक्ष काम नहीं होने देता है। सरकार तो बात करती है, सरकार काम करना चाहती है, लेकिन विपक्ष काम नहीं होने देता है। लेकिन इन सब के बीच में सरकार जिस तरह से मुद्दों से ध्यान भटकाती है और इधर उधर के बयान देकर सिर्फ जनता को बरगलाने की कोशिश करती है, जिसका नमूना भी हमने देखा राजनाथ सिंह का बयान। और अब जिस तरह से आदित्य ठाकरे ने सवाल उठा दिए हैं कि कैसे जनता मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाती है, कैसे ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जिससे जनता के अंदर राष्ट्रवाद उत्पन्न हो जाए, हिंदुत्व उत्पन्न हो जाए, और जो SIR जैसे या बेरोजगारी जैसे, वायु प्रदूषण जैसे जो गंभीर मुद्दे हैं उन मुद्दों से ध्यान भटके। क्योंकि ये भी बड़ी बात है, यहाँ सोचने वाली बात है समीर जी, कि किस तरह से आपने वंदे मातरम के लिए एक पूरा दिन खराब करा, लेकिन यहाँ पर वायु प्रदूषण जैसा गंभीर मुद्दा है। दिल्ली में इतनी बुरे हालात हैं कि मास्क तक लगा के लोगों को रहना पड़ रहा है और उस पर आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। और इसी को लेकर किस तरह से आदित्य ठाकरे ने घेरा है, क्या कुछ बोला है, सुनिए। देखिए, कभी कहते हैं सिंध अपने देश में आएगा, 15 साल से कह रहे हैं कि LOC अपने देश में आएगा, जब युद्ध होता है तो सीजफायर होता है, और बाद में इंडिया पाक मैच शाहिद अफरीदी के साथ में बैठ के यही लोग देखते हैं, इनके ही बच्चे देखते हैं। और आज भी अगर देखें तो वो जो ग्रुपिंग है, भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में डाला है, बराबर संडे को ही इनके गेम्स होंगे। तो अभी हम आदित्य ठाकरे को सुन रहे थे, उनका कहना है कि कभी POK की बात करते हैं, कभी कोई और बात करते हैं, और जब आखिर में जब आती है बात, जब आमने सामने की लड़ाई की बात आती है तो सीज फायर कर लेते हैं। जब सेना आगे बढ़ती है वहां पर तो फिर यहाँ आप किसी के दबाव में आके सीज फायर कर लेते हैं, स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। और ट्रंप जो है वो बार बार अपना रिकॉर्ड बना रहे हैं कि 50 बार की 60 बार बोल चुके हैं कि हमने दबाव डाला तो ये उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं, आप ये किसके लिए कहते हैं? और जब लाने की जरूरत पड़ी, लाने का मौका मिला तो आप पीछे हट गए। कुल मिला के वही आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि बेमतलब की बातें जिससे लोगों का जरूरी मुद्दों से ध्यान भटका रहे। रुपया कहाँ जा रहा है इससे ध्यान भटका रहे, पॉल्यूशन की स्थिति क्या हो गई इससे ध्यान भटका रहे, और SIR पर चर्चा की मांग हो रही है उससे ध्यान भटका रहे लोगों का। बिल्कुल, आपने रुपए गिरने की बात की है समीर जी, तो अभी जरूरी है कि हम कांग्रेस का वो ट्वीट दिखाएं जिसमें उन्होंने एक बार फिर सवाल किया है कि क्या कारण है रुपया गिरता जा रहा है, और PM मोदी से सीधे सीधे सवाल पूछ लिया है कि नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री से सवाल 90.08 इंडियन रुपी, मतलब यहाँ पर देखा जा सकता है कि एक बार फिर से मोदी अपने पुराने बयान को लेकर घिर गए हैं। वो एक बार बयान भी हम सुन सकते हैं समीर जी, कि कैसे मोदी पहले रुपया, जब कांग्रेस के शासनकाल में जब रुपए की बात होती थी तो किस तरह से PM मोदी घेरने की कोशिश, जो उस वक्त मोदी जब CM हुआ करते थे तब घेरने की कोशिश करते थे, लेकिन आज वो चुप्पी साध लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले PM मोदी का वो बयान सुनते हैं, पुराना बयान, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। जी, जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा, और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है।
तो समीर जी क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं आप ही के पास आऊंगी सीधा। वही जो कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और इन्हीं के पुराने बयान, और अक्सर होता है तमाम मुद्दों पर कि कैसे उस समय बोला करते थे कि नेपाल का रुपया नहीं गिर रहा है, बांग्लादेश का नहीं, पाकिस्तान का, भारत का क्यों गिर रहा है, दिल्ली में बैठी सरकार क्या कर रही है, वही सवाल अब आपसे पूछा जा रहा है। और तब रुपए का क्या हाल था और आज क्या हाल है, महंगाई का तब क्या हाल था और आज क्या है, पेट्रोल डीजल के दाम तब क्या थे और आज क्या है, यही लोग बताने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, सिर्फ बढ़ ही रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है, AQI भी बढ़ रहा है और इसीलिए रुपया, लेकिन बस एक चीज गिर रही है और वो रुपया, जिसको लेकर कांग्रेस ने सवाल किया है कि क्या कारण है रुपया गिरता जा रहा है। यानी मोदी सरकार संसद, सड़क, ट्विटर हर जगह घिरी हुई है, मंचों से बयान दे रही है, फिर उन बयानों के जवाब खुद उन मंत्रियों के जो है निकल नहीं रहे हैं कि आखिर हम क्या बोल गए। खुद राजनाथ सिंह नहीं समझ पा रहे हैं कि हमने जो बोला उसके लिए हमारे पास तथ्य क्या थे, और इसके बाद वो मुंह छुपाते घूमते नजर आ रहे हैं। उसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी ही सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उससे उलट बयान देते दिखाई दे रहे हैं, यानी एक तरह से झूठ बोलते दिखाई दे रहे हैं, वो भी संसद के बाहर खड़े होकर। तो ये बताता है कि सरकार किस तरह बुरी तरह घिरी हुई है। विपक्ष की जो एकता है, जो एकजुटता है, जो प्रदर्शन है, कई मुद्दों को लेकर लगातार विपक्ष जो प्रदर्शन कर रहा है संसद पर, और अब 14 दिसंबर को भी एक बड़ा आंदोलन करने जा रहा है विपक्ष। पूरा जो है रामलीला मैदान में एक रैली होगी, एक आंदोलन होगा, उसकी तैयारी विपक्ष एक तरह से कर रहा है और उसने ये बता दिया है कि सरकार बुरी तरह घिरने वाली है। शायद वही बौखलाहट है कि सरकार समझ नहीं पा रही है कि उसे इन सबको संभालना कैसे है। बहुत ज्यादा चौतरफा एक तरह से सरकार घिरी हुई है, तो इस पर लगातार हमारी निगाहें बनी हुई हैं, लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, लगातार डीवी लाइव आपको हर चीज की अपडेट दे रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए, और इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत, नमस्कार।